Hi class, welcome to another session of income from profits and gains on business and profession. आज की क्लास में साहब हम करेंगे साइंटिफिक रिसर्च विच इज स्पेंट बाय द इंडिविजुअल एसएससी बाय हिमसेल्फ। आइए साहब शुरू करते हैं। चलिए साहब शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो कि है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35। तो साहब क्या बोलता है सेक्शन 35, आइए देखते हैं। अगर amount has been spent by the assessee on scientific research, तो उसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट होगी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पीजीबीपी। तो नेचर ऑफ एक्सपेंस जो होगा, अगर वो रेवेन्यू नेचर का है, सेक्शन 35(1)(1) कहता है अगर वो रेवेन्यू नेचर का है एंड इफ इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी जब बिजनेस शुरू हुआ उसके इमीडिएटली 3 साल पहले, वेदर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरीज टू इंडिविजुअल, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिस्ट को आपने पैसा दिया, या आपने वो मटेरियल खरीदे जिससे आप वो एक साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, shall be allowed as deduction, but condition वही remain करती है, it should be related to the business and business only. The deduction shall be allowed as deduction in the year of commencement of business. समझिए साहब, आपने बिजनेस शुरू किया 1 अगस्त 2024 को, तो 3 साल पीछे यानी कि 23-24, 22-23 और 21-22, ये इन 3 सालों के अंदर में आपने सपोजिंगली खर्चा किया। कैसे? इसके अंदर में 2 लाख रुपए खर्चा किए, इसके अंदर में 5 लाख रुपए खर्चा किए, इसके अंदर में 1 लाख रुपए खर्चा किया। तो ये जो 8 लाख रुपया खर्चा है, जब आप बिजनेस शुरू करेंगे 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जो आप बिजनेस करेंगे, सपोजिंगली आपका उसके अंदर में प्रॉफिट बनता है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज। तो ये जो 8 लाख रुपीज है यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, तो आपकी जो नेट इनकम बनेगी दैट वुड बी 7 lakhs ओनली। हाउएवर, the amount of deduction shall be limited to the amount prescribed by the prescribed authority. अगर इस 8 लाख की जगह इनकम टैक्स वाला बोलता है नहीं साहब मैं तो 6 ही दूंगा, तो आपकी इनकम बन जाएगी 9 लाख रुपए। तो दिस इज सब्जेक्ट टू योर अमाउंट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां पे। अभी आऊंगा अगर ये कम होता है तो क्या होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का हो, 35(1)(4) क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ रिलेटेड टू बिजनेस, जैसे यहां पे रेवेन्यू रिलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिजनेस, वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज बिजनेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अब एक्सप्लेनेशन 1 to 35(2)(1)(a) क्या कहता है, any capital expenditure incurred prior to the commencement of the business, aggregate of expenditure so incurred within 3 years, जैसे यहां पे 3 years immediately preceding the commencement of business shall be deemed to have been incurred in the previous year। मतलब कि जो आपका ये जो 8 लाख रुपया यहां पे आपने खर्चा किया था, इसे हम मान लेंगे कि जो 8 लाख रुपया है ये कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर है इस साल का। ठीक है, इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड एंड इज डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। नो डिडक्शन शैल बी अमाउंट आपका अलाउड फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड, मतलब कि अगर इस 8 लाख के अंदर में आपने कोई घर या जमीन खरीदी, वेदर इट इज हैज बीन अक्वायर्ड एज सच और एज पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, वो आपको छूट नहीं मिलेगी।
In case the amount of capital expenditure mentioned above is not fully adjusted with the profits of the previous year, यानी कि आपका प्रॉफिट था साहब 6 लाख रुपया, आपका प्रॉफिट था 6 लाख रुपया, और आपका एक्सपेंडिचर है 8 लाख रुपया, अगर उसको हम डिडक्शन देंगे तो ये लॉस में चला जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे साहब कि ये 6 लाख का 6 लाख सारा जीरो होगा और 2 लाख रुपया कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। So if the amount of capital expenditure mentioned above is not fully adjusted with the profits of the previous year, then such unadjusted amount shall be first adjusted with any other heads of income। मतलब कि other than the business and profession के अंदर में income from other sources के अंदर में adjust करने के बाद जो बच गया वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट यहां पे सैलरीज के संग में नहीं होगा, यानी कि किसके किस में होगा, हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जा सकता है, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जा सकता है, आपका कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है। तो ये तीन चीजों में से एडजस्ट हो जाएगा और बाकी का खर्चा हम बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। Thereafter, if any amount is left unadjusted, it will be carried forward to the next year to be adjusted firstly with the business profits। अगले साल का जो बिजनेस प्रॉफिट आएगा उससे सबसे पहले ये 2 लाख रुपए एडजस्ट होगा। अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से करने के बाद वो जो अगर बच गया तो फिर नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड, राइट, then by adjusting it with other heads of income। This will go on till the time the full amount of such expenditure has been adjusted with the income of the assessee। तो जब तक ये 8 लाख रुपया पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है। सेक्शन 3524 clarifies that depreciation on such capital expenditure shall not be allowed as deduction in any previous year। भाई साहब, जब पूरा का पूरा पैसा आपको मिल रहा है डिडक्शन के अंदर में तो मैं डिडक्शन का डबल इफेक्ट क्यों दूं आपको, राइट। तो आप समझो कि आपने 10 लाख रुपया का यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर खड़ा कर दिया, ठीक है, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, 10 लाख का 10 लाख आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब ये धीरे धीरे आपके बिजनेस प्रॉफिट से खत्म हो रहा है। आपका जितना बिजनेस प्रॉफिट हुआ उससे ये 10 लाख एडजस्ट करेंगे और जो बच जाएगा वो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। तो अगर आपने इसके ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है तो वो सबसे पहले तो उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका सपोजिंगली 15 लाख का प्रॉफिट था, आपने इसके अंदर में 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा था, तो आप इसको जोड़ दीजिए, रिवर्ट बैक कर दीजिए, तो आपका बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा 16 लाख। इस 16 लाख में से ये 10 लाख गया तो आपका बिजनेस इनकम हो गया 6 लाख रुपया। ठीक है। एज पर सेक्शन 41, when the assessee representing expenditure of capital nature on scientific research is sold without having been used for other purposes, मतलब आपने यहां पे किया और ये बेच दिया अदर पर्पसेस अदर देन जो पर्पस के लिए था, अगर उसके अलावा भी बेच दिया तो क्या होगा साहब, फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोसीड्स आपका 41(3) बोलता है कि टैक्सेबल कैसे हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था उसे इनकम मान लिया जाएगा, क्या क्या उसमें होगा, टोटल प्रोसीड्स प्लस अमाउंट ऑफ डिडक्शन if it is greater than the capital expenditure। अब सपोजिंगली टोटल सेल प्रोसीड्स आपका हुआ से 12 लाख रुपया, आपने 10 लाख रुपया खर्च किया था प्लस 10 लाख रुपया, अगर ये ग्रेटर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको डिडक्शन 10 लाख रुपए में मिल गया था क्योंकि सारा का सारा हमने पिछले सालों में ले लिया, अगर ये हमारा कम होता तो हम ये 8 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं। अगर ये इस 10 लाख से कम है, ऑब्वियसली कम ही है, तो लोअर ऑफ द टू शैल बी टेकन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस जो है टोटल टोटल सेल प्रोसीड्स प्लस अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ये आपका 12 प्लस 10 माइनस 10, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से रिड्यूस कर दिए, यानी कि 12 लाख रुपए आपका सीधा सीधा टैक्सेबल हो गया।
ठीक है, अब सपोजिंगली 12 लाख रुपया था मेरा, और मैंने 8 लाख रुपया मैंने डिडक्शन लिया था, विच इज अगेन ग्रेटर देन 10 lakhs। तो आपका क्या होगा, 20 - 10, जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, इज इक्वल टू आपका 10 लाख रुपया आपको टैक्सेबल बन जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मैंने डिडक्शन लिया नहीं है अभी तक। ठीक है, ऐसे ही 12 + से 4 इज इक्वल टू 16 - 10 लाख, 6 लाख का हो गया प्रॉफिट। अब ये अगर 12 लाख की जगह से 4 लाख होता, और आपने 4 लाख का डिडक्शन लिया होता, तो 8 लाख रुपया हो गया। तो ये 8 लाख रुपया इज लेस देन 10 lakhs। तो ये 41, आप ये 35(1) आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, 41(3) जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी लोअर ऑफ 10 लाख, या आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यानी कि यहां पे 12 लाख रुपए की जगह आपका 10 लाख, और यहां पे आपका जो 8 लाख है, सपोजिंगली 12 + 4 इज इक्वल टू 16, 16 - 10, 6 लाख रुपए। तो आइदर 6 और 10। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। मैं सीधा सीधा 35 के ऊपर में इसलिए गया हूं क्योंकि 32 रिलेट्स टू द डेप्रिसिएशन, और वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए विल ब्रेक दिस अप। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में भी हमको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकर्ड बाय द एसएससी है। अगली क्लास में हम करेंगे अगर एसएससी ने किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी और को पैसा दिया साइंटिफिक रिसर्च कराने के लिए। ठीक है साहब, I hope you like this video. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you and have a nice day ahead. Bye bye.